देखिए, प्रेमचंद ने कितनी कम उम्र पाई। 1880 में पैदा हुए, 1936 में चल बसे। कुल 56 बरस। और 36 से लेकर के अब तक आप देखिए तो 56 बरस से कितना लंबा अरसा गुजर चुका। लेकिन प्रेमचंद को हम हर साल याद करते हैं। और 31 जुलाई तो ज़ाहिर है कि उनका यौम पैदाइश है। मुझे याद आता है कि हमारे दोस्त राजेंद्र यादव इस दिन एक बहुत बड़ा जलसा करते थे। पता नहीं अब भी होता है हंस की तरफ से, यानी कल पता नहीं है या नहीं, तो वो किया करते थे और प्रेमचंद की याद मनाते थे। उनका रिसाला भी उन्होंने हंस निकालना शुरू कर दिया था, जो अब तक जारी है, चल रहा है। प्रेमचंद 20वीं सदी में अगर देखा जाए तो वैसे तो भाई सबसे बड़ी शख्सियत, अदबी शख्सियत जो है वो टैगोर की है। मेरा ख्याल है पूरे हिंदुस्तान को जब जहन में मैं रखता हूँ, सारी भाषाओं को, तो मुझे टैगोर से बड़ी कोई शख्सियत नहीं दिखाई देती। लेकिन उर्दू के हिसाब से अगर देखा जाए तो शायरी में इकबाल और नस्र में प्रेमचंद, ये दो बड़ी शख्सियतें हैं। और दोनों बहरहाल एक लिहाज से, इकबाल का इंतकाल भी 1938 में हुआ, प्रेमचंद का 1936 में। 2 बरस बाद इकबाल चल बसे थे। और इकबाल ने भी ज़ाहिर है कि बहुत ज़्यादा लंबी उम्र तो नहीं पाई थी, प्रेमचंद से तो खैर ज़्यादा उम्र पाई, लेकिन एक ही ये था। प्रेमचंद बहुत ही हमारे लिए आज भी मानी बहुत रखते हैं। एक तो एक शख्स जो ज़िंदगी भर एक ख़राब सेहत का शिकार रहा, जिसका स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं था, जो गुर्बत का शिकार रहा, जो स्ट्रगल करता रहा, जद्दोजहद करता रहा, यानी 2 वक्त की रोटी के लिए भी प्रेमचंद को मेहनत करनी पड़ती थी। आज प्रेमचंद के नाम से सोचिए कितने इदारे कायम हो गए। खुद उनके बच्चों ने बहुत खुशहाल ज़िंदगी गुजारी प्रेमचंद की वजह से। तो प्रेमचंद ने जो अपना एक पूरा लेकिन ख़ुद जो प्रेमचंद ने ज़िंदगी गुजारी वो आजमाइशों से भरी हुई थी। और लेकिन इस सब के बावजूद आप ये देखिए कि उस आदमी ने नौकरी की, वहाँ से निकाला गया, कभी उस पर सेडिशन का चार्ज लग रहा है। अंग्रेज़ों की हुकूमत थी, ये समझा जा रहा था कि प्रेमचंद जो हैं वो अंग्रेज़ों के मुखालिफ हैं, और थे वो मुखालिफ बहरहाल। तो एक प्रेमचंद को दिलचस्पी थी अपने मुल्क से, अपनी कौम से। गरचे प्रेमचंद कौमियत के बहुत ज़्यादा हमनवा नहीं थे, और बल्कि उन्होंने एक बहुत दिलचस्प जुमला कहा था कि कौमियत आज के ज़माने का कोड है। और इसी तरीके से आप देखिए टैगोर भी नेशनलिज्म के बहुत ख़िलाफ़ थे। टैगोर ने तो खैर एक किताब भी लिखी है जो 1914, 16, 15 में कुछ छपी थी वो किताब। लेकिन उससे पहले उन्होंने 1905-06 में जादवपुर यूनिवर्सिटी में लेक्चर्स दिए थे टैगोर ने, और जहाँ उन्होंने ये कहा था कि अदीब की आइडेंटिटी नेशनल आइडेंटिटी नहीं होती, अदीब की आइडेंटिटी ग्लोबल होनी चाहिए। तो प्रेमचंद की आइडेंटिटी भी हरचंद की वो बहुत इंडियन है, अपने पूरे अप्रोच में बहुत ज़्यादा भारतीय हैं, हिंदुस्तानी हैं। उनकी ज़बान, उनका सोचने का तरीक़ा, उनका जो पूरा एक कहना चाहिए कि उनका जो एक स्केल ऑफ वैल्यूज़ जो कुछ भी रहा है, उस पर हिंदुस्तान की छाप बहुत गहरी है। लेकिन इस सब के बावजूद प्रेमचंद के यहाँ वो महदूद नहीं है अपनी ये जो आइडेंटिटी है उनकी, मकामी आइडेंटिटी, स्थानीय जो उनकी पहचान थी, उसके पाबंद वो नहीं है। प्रेमचंद ने हमेशा इस बात की कोशिश की कि ज़िंदगी के उन मसलों को अपना मौजू बनाएं, अपना विषय बनाएं, उन पर कहानियाँ लिखें, जो ज़ाहिर है कि सारी दुनिया के इंसानों को हम जिनकी मदद से समझा जा सकता है। अब सोचिए कि एक शख्स जिसकी सेहत ख़राब थी, जिसने कुल 56 बरस की उम्र पाई, जिसके माली हालात बहुत अच्छे नहीं थे, जो बीमार बहुत रहा, ये सब रहा, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने 300 से ऊपर कहानियाँ लिखी, ड्रामे लिखे, मज़ामीन लिखे, निबंध लिखे, नावल लिखे 1 दर्जन से ज़्यादा। तो कितना काम किया प्रेमचंद ने। और प्रेमचंद ने जो काम किया है उसमें आप देखें तो उनके यहाँ जो सबसे बड़ी बात जो है उनके यहाँ, वो उनकी इंसान दोस्ती है। और मेरा ख्याल है कि आज के ज़माने में किसी भी अदीब की पहचान जो होती है वो इसी बात से होती है कि उसके यहाँ इंसान दोस्ती का तत्व, इंसान दोस्ती का उन्सुर कितना नुमाया है। तो प्रेमचंद के यहाँ ये खूबी है कि प्रेमचंद ने इन चीज़ों को अपना मौजू बनाया। और ज़ाहिर है कि चूँकि यहाँ एक हमारे यहाँ ज़माने में एक तसव्वुर चला जिसका मराठी भाषा में तो बहुत चर्चा हुआ, वो है जिसको कहा अंग्रेज़ी में जिसको कहा गया नेटिविज़म, यानी एक तरह का देसीपन। भालचंद निमाड़े जो अंग्रेज़ी के प्रोफेसर थे वहाँ के बॉम्बे में थे, कहाँ थे ये तो, लेकिन ये कि पुणे में कहीं थे बहरहाल वहाँ, और अब भी हैं
तो लेकिन रिटायर हो चुके हैं। उनको अभी चंद बरस पहले ज्ञानपीठ अवार्ड भी मिला था। तो भालचंद नेवाड़े वगैरह इसके बड़े चैंपियन थे नेटिविज्म के। अब नेटिविज्म के माने होते हैं एक तरह का देसीपन। तो एक देसीपन तो वो होता है जो जिसकी वकालत ये लोग कर रहे थे, उससे एक तरह की तंगनजरी भी थोड़ी सी बाज़ लोगों के यहाँ पैदा हो गई। यानी देसीपन के माने हमने ये समझ लिए कि हर वो चीज़ जिसमें इंडियननेस के माने वो है जो हिंदुस्तान में पैदा हुई, हिंदुस्तान के सारे लोग, उससे एक गलत किस्म का जज्बा जो आजकल जो महदूद किए दे रहा है कि वही अच्छा है जो हमारे यहाँ पैदा हुआ। दूसरा देसीपन वो है कि हमारा जो पूरा ज़बान की हमारी वोकैबलरी है, हमारी लैंग्वेज है, हमारा एस्थेटिक कल्चर है, हमारे कहना चाहिए सौंदर्य शास्त्र जिसमें हम यकीन रखते हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं उन पर तो इंडियननेस उनमें तो एक पाई जानी चाहिए और उस पर हिंदुस्तान का असर होगा। जो कहानियाँ लिखी जाएंगी, जो नावल लिखे जाएंगे, वो रूटेड होंगे अपनी धरती में, अपनी ज़मीन में। तो प्रेमचंद के यहाँ भी है वो सब चीज़ें रूटेड बहुत हैं। और प्रेमचंद के यहाँ तो ज़ाहिर है कि बहुत से लोगों ने तो ये भी कहना शुरू कर दिया था कि आज के ज़माने में जब इंसान का इंटरनेशनलाइजेशन हो रहा है तो ज़ाहिर है कि बहुत ज़्यादा अपनी धरती में रूटेड होने की क्या माने हैं। लेकिन ये कि बहरहाल वाक़ई यह है कि दुनिया के किसी बड़े अदीब को आप पढ़ें, वो ख़ास तौर पर फ़िक्शन को इसीलिए ग़ालिबन जॉन पॉल सार्त्र ने इंगेज लिटरेचर कहा है, लिटरेचर ऑफ एंगेजमेंट, यानी ऐसा लिटरेचर जो आपने रिश्तों का बहुत लिहाज करता है। बहुत मसलन टॉल्स्टॉय को आप पढ़ें तो रूस की, रशिया की हिस्ट्री से वाकिफ़ हुए बगैर टॉल्स्टॉय का लुत्फ़ पूरी तरह आप नहीं ले सकते। या अगर आप फ्लॉबियर को पढ़ना चाहते हैं या ये किसी बड़े फ्रांसीसी अदीब को पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ज़ाहिर है कि फ्रांस से अगर आप वाकिफ़ नहीं हैं तो आपको मज़ा नहीं आएगा। इसी तरह किसी जर्मन ऑथर को आप पढ़ना चाहें तो जब तक आप जर्मनी से वाकिफ़ ना हो पूरा, तो ये कहने का मतलब ये है कि एक अपनी धरती से तो बहुत रिश्ता, ख़ास तौर पर शायरी तो एक तरह ट्रांसेंड कर जाती है लेकिन फ़िक्शन नहीं करता। फ़िक्शन में कि यहाँ तो किरदार जो होते हैं, कहानियाँ जो बुनी जाती हैं, वो जो पूरा प्लॉट जो होता है, उनके बोलने वालों के जो मुकालमे डायलॉग्स होते हैं, इन सब चीज़ों पर एक लोकल कलर बहुत ज़्यादा इसमें हावी होता है। शायरी में भी होता है, शायरी में तो खैर बाज़ लोगों के यहाँ बहुत जैसे नज़ीर वराबादी हैं उर्दू में, लेकिन मीर की या गालिब की शायरी जो है, इसके बावजूद कि इंडियन एक एलिमेंट उसके यहाँ मिलता है, एक उसकी पहचान बनती है, लेकिन वो उसी तरीके से इंटरनेशनल एक तरह का इथॉस जो होता है उसको भी वो लोग, उसकी भी नुमाइंदगी करते हैं, उसका भी प्रतिनिधित्व करते हैं वो लोग। तो प्रेमचंद का मामला है कि प्रेमचंद बैक वक्त हमारे यहाँ नेशनल एक आइडेंटिटी भी है लेकिन उनकी आइडेंटिटी इंटरनेशनल भी है। और जैसा कि मैंने आपसे बताया कि वो छोटे छोटे जो ये तासुबात होते हैं, प्रेजुडिसेस होती हैं, हमारी तरजीहात होती हैं छोटी छोटी, उनके पाबंद रहने वाले वो नहीं थे। उन्होंने हिंदुस्तानियत के माने वो नहीं लिए जो आजकल लोग ले रहे हैं कि हम साइंस में भी सबसे आगे थे और उसमें भी आगे थे, कला में भी सबसे, हर चीज़ में सबसे आगे। तो ये नहीं है प्रेमचंद के यहाँ। प्रेमचंद ने इंसानों से मोहब्बत की, ख़ास तौर पर गरीब इंसानों से। वो जो आम इंसान है, आम इंसान की कहानियाँ, उससे उन्होंने मोहब्बत की, उसके दुख दर्द को उन्होंने समझने की कोशिश की और उसको अपना विषय बना करके उन्होंने अपनी कहानियाँ लिखी और अपने नावल लिखे। तो प्रेमचंद, जब तक लोगों की दिलचस्पी प्रेमचंद में रहेगी उस वक्त तक सच्ची बात यह है कि हिंदुस्तान का वो पहलू जो है जिसमें एक तरह की लचक है, एक तरह का फैलाव है, ये सारी चीज़ें, वो उसकी लोग दाद देते रहेंगे। तो 20वीं सदी में जो सबसे बड़ी दो शख्सियतें जो हमारे यहाँ पैदा हुई उर्दू में, वो तो इकबाल और प्रेमचंद की हैं। इकबाल शायरी में और फिक्शन में या कथा साहित्य में प्रेमचंद। लेकिन ये कि जो पूरे नेशनल अगर आप पर्सपेक्टिव में देखें तो दो सबसे बड़ी शख्सियतें जो हमारे यहाँ, इकबाल तो ज़ाहिर है कि 1938 में उनकी डेथ हो गई, जो उस वक्त तक ये मुल्क तकसीम नहीं हुआ था, हिंदुस्तान पाकिस्तान नहीं बने थे। लेकिन ये कि प्रेमचंद ने तो, टैगोर ने तो बहरहाल वो तमाशा भी देखा सारे का सारा हिंदुस्तान किस तरह बन रहा था। और प्रेमचंद को एक आज़ादी की तहरीक में, फिर ये कि वो उनके यहाँ एक तसव्वुर और भी था प्रेमचंद के यहाँ, वो गांधीयाइट भी थे। गांधी जी का आदर्शवाद जो था उससे प्रेमचंद बहुत दिलचस्पी रखते थे। तो आज जिस तरह गांधी जी की जो रेलेवेंस है हमारी ज़िंदगी में, जो प्रेमचंद की रेलेवेंस भी है, और आज की जो छोटे छोटे जो मकासद के लिए हम उसको सीमित कर देना चाहते हैं, लिमिटेड कर देना चाहते हैं, उससे ये लोग आज़ाद पाए जाते हैं। तो प्रेमचंद बहरहाल एक हमारा, एक कहना चाहिए कि उर्दू फिक्शन का
सबसे बड़ा नाम तो प्रेमचंद है। अगर प्रेमचंद न होते तो बाद में बेदी, मंटो, इस्मत, कृष्णचंद्र ये कोई न होता। सच्ची बात है कि इनके बाबा तो एक तरीके से प्रेमचंद है। गर्चे 1947 के बाद, पार्टीशन के बाद की पूरी जो कहानी है वो उस पर जाहिर है कि हावी जो नाम दिखाई देता है वो मंटो का है, और मंटो बहुत पॉपुलर है। मंटो के ट्रांसलेशन पूरी दुनिया में हो रहे हैं, लेकिन मंटो के अलावा जिस शख्स के ट्रांसलेशन सबसे ज़्यादा हुए वो प्रेमचंद है, और प्रेमचंद से दिलचस्पी अब भी लोगों की ख़त्म नहीं हुई है। तो प्रेमचंद ने एक तरीके से हमारी कहानी का वो रूप जो है, जो कहना चाहिए जिसमें ख़ास तरह की इंडियननेस और वो बहुत ही लचकदार, बहुत ही विस्तृत फैली हुई इंडियननेस, उसको प्रेमचंद उसको रिप्रेजेंट करते हैं, उसको उसका प्रतिनिधित्व करते हैं।